वेलकम बैक इन दिस स्टूडियो क्लास। आज के क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान विभाग के मेजर 2 सेकेंड सेमेस्टर के लिए भारतीय प्रेसिडेंट के अधिकार और कार्य टॉपिक के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हमने भारतीय प्रेसिडेंट के इलेक्शन और उसके इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के बारे में जाना था। इस बार हम लोग उस चैप्टर को आगे जानते हुए भारतीय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य के बारे में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार कार्यों को विभिन्न हेडिंग के तहत जानेंगे, जैसे उसके प्रेसिडेंट के कार्यपालिका से संबंधित कौन से अधिकार हैं, फिर व्यवस्थापिका से संबंधित कौन से अधिकार हैं, उसके बाद न्यायपालिका से न्याय के क्षेत्र में उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है, उसके बाद उन्हें स्वविवेक से भी कुछ कार्य करने का अधिकार है। फिर आगे देखिए कि आपातकालीन अधिकार भी प्राप्त है। तो इन सारे और कुछ मिसलेनियस या मिसलेनियस कुछ और भी अधिकार हैं, उसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यपालिका से संबंधित क्या क्या अधिकार है। उससे पहले हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक लाइन में कि यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संघात्मक स्वरूप है। तो संघात्मक स्वरूप में कुछ चीज़ें हमको अमेरिका से मिलेंगी और संसदीय व्यवस्था के तहत कुछ चीज़ें हमको ब्रिटेन से भी मिलेंगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के इतना तो ये मजबूत स्थिति में हमारे यहाँ राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। कुछ ये ब्रिटेन के राजतंत्र से राजशाही से मिलता जुलता अधिकार है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित क्या क्या अधिकार हैं। तो राष्ट्र संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति प्रेसिडेंट में ही निहित होती है, जिसका प्रयोग हमारे राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करते हैं। संघ के सभी कर्मचारी राष्ट्रपति के अधीन ही कार्य करते हैं। संघ से संबंधित सभी मामलों के विषय में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से जानकारी पाने का अधिकार है। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते किन किन अधिकारों का उपयोग करता है। सबसे पहले आम चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति को मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। तो लोकसभा की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से शुरू होती है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार है और नियुक्ति के बाद विभिन्न मंत्रिपरिषद के गठन में विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण पुनर्वितरण इस तरीके से करना है कि विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र का सही ढंग से प्रतिनिधित्व उसमें हो सके और किसी तरीके से असंतोष की गुंजाइश नहीं रहे, असंतुष्ट आवाज़ नहीं उठे। जरूरत पड़ती है तो उसके बीचों में कार्य का पुनर्वितरण भी करता है। तो ये काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। और फिर आगे देखेंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के गठन के बाद महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अलावा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। सुप्रीम कोर्ट, और आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ स्पष्ट जानना है कि इन चीफ जस्टिस की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन उसको उसी तरीके से हटा नहीं सकता है। उसके जगह पे एक प्रक्रिया होती है इम्पीचमेंट की, तो वो उस प्रोसेस से हटेंगे। अच्छा, और भी बहुत सारे जैसे अटॉर्नी जनरल हैं, तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 76 के अनुसार, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है आर्टिकल 155 के तहत। इतना ही नहीं, अनुसूचित वर्ग के विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तीनों सेना के उच्च पदाधिकारी की भी नियुक्ति उन्हीं के द्वारा की जाती है, चूँकि राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रधान होते हैं। इसके अलावा विदेशों में भारत के राजदूत की नियुक्ति या विदेश में अगर कॉन्सुलेट खोलना है तो
वो भी राष्ट्रपति ही करेंगे, और दूसरे देश से जो राजनयिक आएंगे उनको यहाँ पे क्या करेंगे कि वह उनकी नियुक्ति को स्वीकृति देंगे। फिर वित्त आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति वही करते हैं। संघ शासित क्षेत्र के सीएम की नियुक्ति, अब देखिए विभिन्न राज्यों में जनरल जो राज्य है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति, और केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरी में किसकी नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसके बाद अखिल भारतीय सेवा के चेयरमैन, चुनाव आयोग के प्रमुख इत्यादि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और इसमें स्थिति जो देखेंगे तो आर्टिकल 74 के यूज से, आर्टिकल 74 के तहत एक क्लॉज है कि राष्ट्रपति को अपने इन शक्तियों का प्रयोग प्रधान मंत्रिपरिषद हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के सलाह से ही करना है, और उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो अमेरिकन राष्ट्रपति जैसी तो इनकी स्थिति नहीं है यहाँ पे, लेकिन ब्रिटेन जैसी स्थिति, ब्रिटिश के हेड की तरह इनकी स्थिति है। अब दूसरा इसमें आएगा राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका से संबंधित अधिकार। प्रेसिडेंट संसद का अभिन्न अंग होता है, वो उसका आवश्यक अंग होते हैं। तो राज्यसभा के इस क्षेत्र में राज्यसभा के 1/12 सदस्यों को मनोनीत करना राष्ट्रपति का ही काम है। 2 आंगल प्रतिनिधि को मनोनीत करना भी राष्ट्रपति का काम है। इसके अलावा लोकसभा में असम की आदिम जाति और कुछ संघ प्रशासित क्षेत्र के प्रतिनिधि को भी मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संसद का अधिवेशन का आदेश भी राष्ट्रपति ही देते हैं। संसद में भाषण देना और संदेश भेजना राष्ट्रपति का व्यवस्थापिका से संबंधित अधिकार है। तीसरा है, आगे हम लोग देखेंगे कि वित्त या धन विधेयक मनी बिल को प्रस्तावित करने की अनुमति देना भी राष्ट्रपति का ही काम है। जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाएगी, संसद के लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा, मनी बिल को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। संसद का अधिवेशन न चलने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, और उस अध्यादेश का प्रभाव कानून की तरह होगा, लेकिन जब संसद का सत्र चलेगा तो उसमें उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो डेड हो जाएगा। राज्यपाल, कुछ ऐसा भी विधेयक होता है जिसपे राज्यपाल को लगता है, चूंकि राज्यपाल प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि होता है स्टेट में, तो राज्यपाल को लगे कि उस विधेयक को स्वीकृति नहीं देके, उस पर साइन नहीं करके प्रेसिडेंट से को जानकारी में देना जरूरी है। तो ऐसा विधेयक अगर आएगा राष्ट्रपति के पास, किसी राज्य के राज्यपाल उसको किसी विधेयक के बारे में जानकारी देंगे तो उस पर विचार करना राष्ट्रपति का ही काम है। उसके बाद वित्तीय मामले में देखिए, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है। आयकर से प्राप्त आय में, जैसे इनकम टैक्स से जो आय प्राप्त होगा उसमें विभिन्न राज्यों को कैसा शेयर मिलेगा, ये भी जिम्मेदारी वित्त आयोग के सिफारिश पर निश्चित करता है राष्ट्रपति ही। साथ ही पटसन से निर्यात कर की आय में कुछ राज्यों को बदले में क्या धनराशि मिलेगी, ये भी राष्ट्रपति ही डिसाइड करेंगे। न्यायिक क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना, उनकी संख्या निर्धारित करना, उनका तबादला करना, ये सब राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिली है तो उसके सज़ा को या अन्य सज़ा को व्यक्ति को अन्य उसकी सज़ा को कम करना, उसको माफ़ करना या उसको दूसरी सज़ा में बदल देना, उस सज़ा को पर तत्काल रोक लगा देना इत्यादि भी राष्ट्रपति का ही काम है। लेकिन फांसी की सज़ा को भी राष्ट्रपति कुछ परिस्थिति में नहीं माफ़ करेंगे, जब लगेगा कि संबंधित व्यक्ति ने ऐसा कुकृत्य किया है जिससे समाज में जनरल लोगों के बीच गलत मैसेज जाएगा और उस अपराध की बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसको फांसी की सज़ा दी ही जाएगी, जैसे निर्भया मामले में हुआ था। फौजी न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को भी स्थगित करने, कम करने या दूसरी सज़ा में बदलने का अधिकार राष्ट्रपति का है। विशेषाधिकार में है क्या कि राष्ट्रपति अपने शासन काल में किसी के प्रति अपने कार्य के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उसके कार्यावधि में राष्ट्रपति पर क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, न राष्ट्रपति को अपने टेन्योर में अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन
दीवानी मामले में एक क्लॉज है कि 2 महीना पहले रिटन इंफॉर्मेशन देकर राष्ट्रपति को लिखित सूचना पर क्या होगा कि दीवानी एक्शन लिया जा सकता है। राष्ट्रपति की अब बिल उसके पास आए तो उसके पास होता है कि किसी बिल को लौटा दे सकते हैं विथ ऑब्जेक्शन के साथ, और उसको मानना पीएम से पूछ सकते हैं, बिल पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। लेकिन इन सारे मामले में राष्ट्रपति को जब दोबारा में जैसा भेज दे संसद उसको पारित करके, तो उस पर स्वीकृति देनी होती है। और इस मामले में आर्टिकल 74 है कि उसको उसका अधिकार मानना ही पड़ेगा। इन अधिकारों के अलावा राष्ट्रपति को कुछ मामले में स्वविवेक से भी कार्य करने का अधिकार होता है। जैसे किसी पार्टी को मेजॉरिटी, आम चुनाव के बाद किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट आएगा उसमें राष्ट्रपति देखेंगे पॉसिबिलिटी कि ये दूसरे तीसरे पार्टी के साथ कोलिशन करके अपना मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं राष्ट्रपति या नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कोलिशन गवर्नमेंट के लिए उनको बुलाकर सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के स्वविवेक के अंतर्गत आएगा। एक और अधिकार है आपातकाल से संबंधित अधिकार। तो इसमें हम लोग 3 आर्टिकल पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आर्टिकल 352, जिसमें कि बाह्य आक्रमण या अटैक हो गया तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को क्या करना है, तो युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करेंगे। सेकेंड है आर्टिकल 356 में अगर किसी राज्य में राज्यपाल को लगे कि संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल रहा है या वहाँ अशांति होने की संभावना है, तो वो इसकी सूचना चूँकि राज्यपाल प्रेसिडेंट का एजेंट होता है, तो वो इसकी सूचना किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, और फिर प्रेसिडेंट उस पर वर्क करेंगे। और तीसरा आर्टिकल ये आपातकाल से संबंधित है, आर्टिकल 360, जिसमें है वित्तीय आपात, इकोनॉमिक इमरजेंसी। आज तक इस आर्टिकल का प्रयोग तो हमारे यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन संविधान में इसका प्रावधान है। तो हम लोगों ने इस क्लास में देखा कि राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकार कौन कौन से हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की स्थिति, रोल, पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री। आज इतना ही। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं या ऑफलाइन मोड में भी आके संपर्क कर सकते हैं और अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।